आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है, अब आई है। चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट again a very important class for you. It's very important class. Today we will discuss about the initiatives. Yeah, you can say that institutions. Yeah, you can say that the conventions, Kyoto, COPs, right? In last class, I explained the World Heritage Site. World Heritage Site. World Heritage Site. Heritage. How many heritage sites are found in world? How many sites? How many sites are there in world? There are 1153 heritage site in world. देखो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था ऑलरेडी, ठीक है, और थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय क्लास. इन इंडिया वी हैव वी हैव 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज यूनेस्को, वो फाइनल करता है. अच्छा, एक बात और बताता हूं. अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है. रशिया और यूक्रेन के अंदर देखो, भले इनमें वॉर चल रहा हो, लेकिन आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ये कमिटमेंट है हर कंट्री का, ठीक है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कल्चरल आती हैं, नेचुरल चीजें आती हैं. नेचुरल के अंदर आ गया कौन? जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, नेशनल पार्क आ गए, बायोडाइवर्सिफियर आ गया, वेटलैंड्स आ गया. ये नेचुरल के अंदर आते हैं. कल्चरल के अंदर कौन आ गया? कुतुब मीनार, ये अरे ये ताजमहल, इंडिया गेट. जो यूनेस्को साइट में जो एक कल्चर को शो कर रहे हैं, उस कंट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शो कर रहे हैं, आप उन चीजों को अफेक्ट नहीं करेंगे. इंडिया हैव 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, in which 32 World Heritage Site is cultural, 7 World Heritage Site is natural, और 1 Heritage Site वो मिक्स है. ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. आप लास्ट क्लास में थे? गुड. तो आप नहीं थे आई थिंक, है ना? तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डाटा जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था. एक मैंने आप लोगों से सिक्योर हिमालय, ये मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, सिक्योर हिमालयास. तो थोड़ा सा मैं उस पार्ट को ही रिकैप कर रहा हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. सिक्योर हिमालयास. देखिए, सिक्योर सिक्योर मींस आप लोगों को ये लग रहा होगा सिक्योर इज अ टर्म जो यूज करते हैं फॉर सेफ्टी, है ना? नहीं, इसके अलावा इसके सिक्योर को एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है. सिक्योर मींस सिक्योर लिवलीहुड्स. लाइवलीहुड्स मीन्स जो कि आप लोग, जो भी एक ह्यूमन का लाइवलीहुड है, उसको सिक्योर करना. इसका मतलब है कंजर्वेशंस. कंजर्वेशंस इसका मतलब है सस्टेनेबल. दीज काइंड ऑफ 3 थिंग्स मीन्स सिक्योरिंग लाइवलीहुड, कंजर्वेशंस एंड सस्टेनेबल. ये 3 पार्ट हिमालय में करना, दैट इज सिक्योर हिमालय.
हिमालय, यू नो अबाउट द हिमालयन रेंज, यू नो वेरी वेल, ठीक है सर। और ये 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, यू कैन राइट, आप लोग रिटर्न कर सकते हैं सर, जो लास्ट क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाए थे। फर्स्ट थिंग इज सिक्योरिंग livelihood, second one is conservation, and third one is securing livelihood, conservation, and third one is sustainable. These three things are most important for secure Himalayas. You can write, sir. Then now we will start today's class. Hmm? Illegal. We were discussing about national forest policy. Complete हो गया. Now write down a new heading: National Forest Policy. National Forest Policy. टू 2018, ठीक है सर। देखो इसके रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करना है। अगर मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूं, सर ऐसा नहीं है कि 1988 से पहले कोई भी फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में नहीं आई। 1952 में इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, बट उसी को यू कैन से दैट अगमेंटेड किया गया इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1988। 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद ठीक है हम रिटर्न करेंगे। इसके अंदर टारगेट था 33% ऑफ जियोग्राफिकल इंडिया, इसमें फॉरेस्ट होना चाहिए 33%। जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया, इसके 33% में क्या होना चाहिए, इसके 33% के अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रेजेंट टाइम वी हैव 24.6% forest of total geographical part of India. We have only 26% forest, so 24% forest. अब टारगेट क्या था 33%। अब ये 33% कंप्लीट नहीं हुआ, दैट्स वाई उसके अंदर ड्राफ्ट किया। दूसरा इसका एक पर्टिकुलर रीजन एक और था सर, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है।
इस पॉलिसी में। अब फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, 1988 के अंदर हम लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर या जो भी गवर्नेंस था उसको बना दिया। लेकिन वहां के जो लोकल पीपल्स हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगी या ऑफिसर्स को ज्यादा नॉलेज होगी? लोकल पीपल को। हम लोगों ने लोकल पीपल्स को इससे दूर रखा, इस पॉलिसी से, ठीक है। और जो बेसिक ट्राइब्स थी उनको दूर रखा। उस ट्राइब को दूर रखने की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि 21% जो है फॉरेस्ट था हमारे पास। जैसे ही 2018 के अंदर हम लोगों ने ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अप्लाई की, अब प्रेजेंट टाइम में वो फॉरेस्ट कितना हो गया? 24.6। वहां के लोकल लोग जब तक कंजर्व नहीं करेंगे तो स्पीसीज कंजर्व नहीं होंगी। वहां के लोकल लोग जब तक भाई देखो, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं कि इंटरनेशनल कॉपरेशन तो चाहिए होता है, बट एक अगर लोकल बॉडी की बात करूं, किसी गांव की बात करूं, तो उस गांव की जो भी पंचायत है या उस गांव का जो भी लोकल पीपल्स हैं, वो लोग उस गांव के कंजर्वेशन में ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। एक एक तो सिटी से कोई ऑफिसर जाकर के उसमें हेल्प करे, एक गांव के अंदर पीपल जो है वो जाकर के हेल्प करें। अब फ्यूचर में आप डीएम होंगे तो आप हर बार कब तक जाएंगे? जब तक वहां के लोगों को एनकरेज नहीं करेंगे फॉर कंजर्वेशन, तो आप लोग का जो मोटो है, मेन मिशन है, वो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। दीज आर द फैक्ट। तो ये ड्राफ्ट नेशनल कमेटी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 ये इसलिए भी आया कि वहां के लोकल पीपल्स को जो है हम एनकरेज करें, ये इसलिए भी आया। So this is the National Forest Policy. Write down the National Forest Policy of 1988. The National Forest Policy of 1988 marked 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 a major departure a major departure from the policy major departure from the policy from the forest policy. You can write forest policy in 1952. Forest policy in 1952. 1952 laid 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 emphasis, full stop डाल के लिखो, laid emphasis on conservation and meeting the local need and meeting the local need as well as people's participation people's participation people's participation. The main objective of the policy, full stop डाल के, the main objective of this policy was set to expand at objective of this policy was set to expand yeah please then को भी ऑन करना है then expand the forest state of forest state state of India to 33%. India to 33% of its total geographical area. 33% of its total geographical area. Shortcome of National Forest Policy 1988. Shortcome in the shortcomes या shortcomings in the
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 1988 indicate the nature and intensity, indicate the nature and intensity, please sir, intensity of action needed, of action needed without providing, without providing clear time frame, without providing clear time frame for the various activities, for the various activities, for the various activities। यानी इसका शॉर्टकमिंग्स क्या रहे? देखो सर, इसमें टारगेट तो रखा गया कि हम इसको कंजर्व करेंगे, बट उसका एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया कि आपको ये रिजल्ट विद इन 3 आवर देना है, विद इन 2 मंथ देना है, विद इन 4 ईयर देना है, वो तो कोई फाइनल टाइम नहीं रखा गया। तो एक ये फर्स्ट इज शॉर्टकमिंग। सेकंड वन इज इट प्रमोटेड, it promoted forest conservation at expense, it promoted forest conservation at expense of commercial forest, of commercial forest। यानी कमर्शियली उसको यूज किया जाने लग गया। भाई कमर्शियली अगर फॉरेस्ट को आप कमर्शियली यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगा, और जितना डिक्रीज होगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट वन इज द पॉलिसी ऑफ prioritized, the policy prioritized regulatory governance, regulatory governance over participatory governance, regulatory governance over participatory governance। यानी क्या हुआ? गवर्नेंस रेगुलेटरी फॉर्म तो की, रेगुलेटरी फॉर्म तो की सर, बट वो लोग ऑफिसर्स थे, वो लोग जाकर के कंजर्व नहीं कर सकते। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि लोकल जो ट्राइब्स हैं उनको ज्यादा पता होता है कैसे कंजर्व के स्पीसीज को कैसे करना है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 यानी NEF, सॉरी NPF 1988 has remained an advisory, remained an advisory statement which is not supported, which is not supported by the law, which is not supported by the law, supported by the law। नेक्स्ट वन इज एज अ रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट मिला? एज अ रिजल्ट नीड अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, नीड अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फेल्ट, नीड अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फेल्ट। Thus, in 2018, a draft policy, 2018 draft national forest policy was 2018, in 2018 draft national forest policy was proposed, proposed। ठीक है सर, ये दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स, दैट्स वाई 2018 की फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। देखो ये मैंने सारी चीजें आपको क्यों मेंशन कराई सर, अगर इन केस कोई मेंस का क्वेश्चन आपके पास आता है इन रिगार्डिंग फॉरेस्ट पॉलिसी, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 क्यों आई है।
अब अगर इसके अंदर वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए 2018 पॉलिसी के अंदर, जो जो इसको टारगेट दिए गए हैं, तो फिर कोई और पॉलिसी आएगी और ये पॉलिसी ऐसे चलती रहती है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस क्वेश्चन। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट वन इज ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018, राइट डाउन। ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। 2018, write down. Aim of bringing a minimum of aim of bringing a minimum of a minimum of India's one third of India's total area total geographical area under forest under forest or tree cover। पहले कितना एरिया था? 33%। ठीक है, अब 2/3%, सेम कंडीशन। ठीक है, राइट डाउन। सॉरी, अब 1/3 है, 1/3, वही सेम कंडीशन है 33, यानी उसी को अचीव करने के लिए दोबारा से प्रपोजल डाला गया। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी इज टू सेफ गार्ड। पॉलिसी पॉलिसी इज टू सेफ गार्ड द इकोलॉजिकल एंड livelihood security, the ecological and livelihood security of people of the present and future generation, of the present and future generation। one point which mark one point which mark one point which mark a visible departure from the previous policy, a visible departure from the previous policy is the focus on concern of is the focus on concern of decline in is a concern of focus on concern of decline in forest productivity, forest productivity। ठीक है सर, जो सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इस पर फोकस करना। ठीक है, कि फॉरेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। साइलेंट फीचर ऑफ द पॉलिसीज, मैं 3-4 फीचर आप लोगों को नोट डाउन करा देता हूं आफ्टर ये जो 3 to 4 फीचर्स हैं, आप लोग इसके बाद अपने आप से एक बार फॉरेस्ट पॉलिसी सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसा इशू है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगा। नेक्स्ट वन इज द पॉलिसी कंटिन्यूज। फर्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी कंटिन्यूज, दिस इज द साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर, राइट डाउन। Write down. The policy continues with the
target of having 33% of India's target of having 33% of India's geographical area under forest and tree cover, under forest and tree cover. ठीक है सर, वही कंडीशन 33 एरिया लिखे. नेक्स्ट पॉइंट, इन हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन, इन हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन the aim will be the aim will be maintain 2/3 of area under forest and tree cover. यानी माउंटेन्स का और हिली का कितना एरिया सर? 2/3 एरिया, मीन्स अप्रॉक्स 66 to 70% एरिया. ये एरिया 66 to 70% एरिया. राइट डाउन. प्रमोशन ऑफ ट्रीज, नेक्स्ट फीचर, प्रमोशन ऑफ ट्रीज outside forest and urban greens in mission mode, urban greens in mission mode. The policy, next point, the policy has central focus on timber and forest based industries, timber and forest based industries. It propose the establishment, it proposed the establishment of national community forest, establishment of national community forest management mission, national community forest management mission, CFM. ठीक है सर. भाई इस मिशन को कौन शो करता है? नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, इस मिशन को प्रपोज करता है. नेक्स्ट वन इज प्रपोज द यूज ऑफ डिग्रेड लैंड, प्रपोज द यूज ऑफ डिग्रेड लैंड या डिग्रेडेड लैंड available with forest, available with forest corporation to produce क्वालिटी टिम्बर. जो भी क्वालिटी टिम्बर था उसके लिए काम करना. ठीक है सर, ये सब
sorry, these are the feature of नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 2018। ठीक है सर, चलिए, ये था एक वो बेसिक पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस का, अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड पार्ट आता है तो। जो अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सर, ये जो लोग अब की बार पीटी का एग्जाम देंगे, ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपकमिंग डेज 2 और 5 जो हमारे डेज बचे हैं पीटी के एग्जाम से, जो इस वीक के, इसके अंदर मैं सब मेन जो मेरा फोकस होगा ऑन पीटी के लिए होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेंस का कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा या कुछ स्किप करूंगा पॉइंट, ऐसा नहीं है। आप लोग को मेंस और पीटी, यानी मैं मोस्टली जो आप लोग को जितने भी जो प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स इंडिया ने किए हैं, जितना भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, जितना भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से को रोकने के लिए जो भी एजेंसीज हैं, मैं ट्राई करूंगा वो सब आप लोग के मेंशन में कराऊं। ठीक है, या क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब चीजें। तो आज की जो अभी जो स्टार्ट कर रहा हूं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज करेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। जैसे आप लोगों ने यूएनईपी का नाम सुना है, यूएनईपी, तो यहीं से चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो फॉर्म करता है पूरे वर्ल्ड में जितना भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनते हैं एनवायरमेंट से, वो सब यूएनईपी के अंडर बनते हैं, यूएनईपी के अंडर। तो यूएनईपी का, चलिए मैं एक दो बातें आप लोगों से पूछता हूं, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? हाँ, बताइए शाबाश। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी, नैरोबी, केनिया, नैरोबी। यूएनईपी, राइट डाउन, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी, वैसे इसकी जो मीटिंग है, इसको स्टार्ट किया गया था 5 जून 1972 में हुई थी। 5 जून से 16 जून 1972 में हुआ था। ये फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम अर्थ के बारे में सोचा गया था, एनवायरमेंट के बारे में सोचा गया था। दैट्स वाई इसे फर्स्ट अर्थ समिट भी बोला गया था। फर्स्ट अर्थ समिट, ठीक है, फर्स्ट अर्थ समिट, राइट डाउन। United Nation Environment Program is the leading is the leading global environment authority to set the
to set the global environment agenda. Global Environment Authority to set the global environmental agenda. Global environmental agenda. Formed in 1972. Formed in 1972. Headquarter Nairobi. Nairobi, Kenya. Kenya. Nairobi, Kenya. Answer. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रेजेंट टाइम, राइट डाउन, इंगर एंडरसन. इंगर एंडरसन. फंडिंग solely, SOLELY, funded by voluntary contribution. Funded by voluntary contribution. ठीक है सर. मेन पार्ट 7 थीमेटिक एरियाज. Seven thematic areas functioning on 7 themes of universe. 7 themes of universe. Now first is climate change. फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. जैसे अभी आप लोगों ने देखा बिफोर सम डेज यूरोप के अंदर हीट वेव चल रही है ना. अभी आफ्टर सम डेज, टुडे इज 22 आई थिंक, है ना. 25 को दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, प्री मॉनसून, रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज. बिफोर 1 मंथ दिल्ली में फिर से बारिश थी और काफी अच्छी बारिश थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना. यूरोप में जहां हमेशा ठंडी रहती थी वहां हीट वेव चल रही है. आप हीट वेव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर? आप कब कहेंगे कि हीट वेव चल रही है? मोर देन कितने टेम्परेचर में, किस में चेंज आ जाए? नॉर्मल टेम्परेचर में. जैसे एक बेसिक क्राइटेरिया है सर 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस इन समर. अगर इस 40 डिग्री सेल्सियस में चेंज आ जाए और टेम्परेचर हो जाए 45 डिग्री सेल्सियस, देन यू कैन से दैट दिस इज द हीट वेव. ये आप लोग, आप ही इसको एडवाइजरी को बताएंगे लोगों को. एक डीएम बताता है इस चीज को, अनाउंसमेंट करता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ वो चल रहा है, हीट वेव आ गई है, तो बी सेफ. और आप ही को एक्सप्लेन करना प्रिवेंशन एंड मिटिगेशंस, इन चीजों को, दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. नेक्स्ट वन इज
इकोसिस्टम मैनेजमेंट, सेकंड थीमेटिक एरियाज, इको सिस्टम मैनेजमेंट, disasters and conflict, third disasters and conflict, अब डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट कैसे, सपोज इट कोई डिजास्टर आ गया तो लोगों को अवेयर करना है भाई, उसका प्री डिजास्टर प्रिवेंशन है, पोस्ट डिजास्टर है प्रिवेंशन, लोगों को अवेयर करना, ये इसका काम है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और देखें, कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी में भी। अब इन 2021 ब्राजील के अंदर अमेजन फॉरेस्ट है, यू नो वेरी वेल, अमेजन फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट ब्राजील के अंदर है, डन है। अब ब्राजील जो अमेजन फॉरेस्ट है उन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यू नो वेरी वेल, लंग्स ऑफ अर्थ, नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ब्राजील ने ये कहा कि हम अपने फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो पूछा क्यों क्यों सर, क्या हो गया ऐसा, कि हम पोल्यूशन कर भी नहीं रहे और हमारा मैक्सिमम कंजर्वेशन जो है वो कार्बन सिंक हम फॉर्म करते हैं, और हमारा मैक्सिमम कंजर्वेशन बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हमारा वेस्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, हम उतना ही रखते हैं जितना हमारा हमारा कंजर्वेशन उसमें सेफ रहे। तो यूएनईपी ने कहा कि नहीं, गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ब्राजील ने कहा कि भाई हम अगर ऐसा नहीं कर सकते, ये 5 जून की बात है, तो फिर हमारे लिए क्या सॉल्यूशन हो, या तो हमें कंपनसेट किया जाए, भाई पूरे वर्ल्ड का जो पोल्यूशन है उसको कम करने में हम 20% अपना वो करते हैं, अमेजन फॉरेस्ट जो है वो 20% हेल्प करता है, 20% अकेला ऑक्सीजन फॉर्म करता है अमेजन फॉरेस्ट। अब सबको ब्राजील ने ये कहा कि या तो हमें कंपनसेट करो, या फिर बाकी जो कंट्री हैं उन पर टारगेट रखो कि भाई आपको पोल्यूशन ज्यादा नहीं करना, आप इतना पोल्यूशन कर रहे हो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उस कॉप के अंदर ये डिसीजन लिया गया 2021 जो कॉप हुई 5 जून को, उसमें डिसीजन फाइनल किया गया कि हम लोग जो ये डेवलप्ड कंट्री हैं इनको टारगेट देते हैं कि आपको अपने कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो इतने % तक कम करनी है, और अमेरिका को टारगेट मिला 2025 तक का 26% कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, चाइना को मिला, चाइना को 57 to 60% तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है इन 2030 तक, 2030 तक। इंडिया को मिला है 2030 तक का टारगेट, इंडिया को भी 28% कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। सेम कंडीशन यूरोपियन यूनियन को मिला है कि भाई जब ये ब्राजील की थ्योरी थी, तो डिजास्टर, और दूसरा डिजास्टर जब होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ही होगा। अब सपोज इट दिल्ली में बाढ़ आ जाए, यहीं मुखर्जी नगर में बाढ़ आ जाए, हम लोगों को खाने के लिए भी तो चाहिए, कोई गाड़ी आई गवर्नमेंट के थ्रू भाई स्पेशल एड के लिए, हम लोग क्या करेंगे, हम छीना झपटी करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डिजास्टर आया तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाते हैं तो उसको भी यूएनईपी जो है वो शॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस, नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस। नेक्स्ट इज रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी, सर प्लीज, रिसोर्स एफिशिएंसी। भाई देखो जितना रिसोर्स है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी रिसोर्स है उसको इनक्रीज करें, भाई वो उसकी एफिशिएंसी कब होगी, जब वो उसको यूज कम करेंगे,
हम उसको यूज ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी जो है उसकी ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। अब एक बात समझिए, हम लोग आज क्या करते हैं, पहले लोग साइकिल पर काम करते थे, आज सबके घर में बाइक है, गाड़ी है। आज अगर मार्केट जाना है तो कोई पब्लिक व्हीकल में जाना पसंद नहीं करता, क्या कहते हैं, बाइक ले जाएं, जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे, है ना, स्कूटी ले जाएं, जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे, या गाड़ी ले जाएं। और इवन इतना भी हो गया कि अगर हाफ एन किलोमीटर जाना है तो भी लोग बाइक का यूज करने लग गए। आजकल हो गया, आजकल हो गया, क्योंकि जल्दी साइकिल है सबके घर में, लेकिन अब यूज कोई नहीं करता है। कुछ साल बाद वो एंटिक हो जाएगी, छोटे बच्चे देखा करेंगे, उनको बता करेंगे ये ऐसे चलता था, ये बिना पेट्रोल के चलने वाला व्हीकल था। हर घर में एंटिक हो जाएगा वो। अब मे बी जितना जबरदस्त टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हो सकता है 500 साल बाद सबके पास खुद का रॉकेट हो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है। और आप मून पर जाएं, कहाँ गया था भाई, गुड़िया से पूछा जाए, क्लास में आए, हाँ जी कल आप एब्सेंट थे सर। है ना, तो ये इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। तो रिसोर्स की एफिशिएंसी रखना, ये भी यूएनईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा यूज ना करें। आपको पता है 2000, मैंने बताया था 2047 तक पेट्रोलियम रिजर्व है बस पूरे वर्ल्ड में, 2047 तक। 2047 के बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर आएगा सीएनजी। इसलिए तो मोस्टली व्हीकल सीएनजी के आ गए, और यहां तक सीएनजी खत्म हो जाएगा। फिर आएगा सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, वो इंडिया काम करेगा उस पर, है ना, ये मैंने एक दिन बताया था। नेक्स्ट वन इज केमिकल एंड वेस्ट। केमिकल एंड वेस्ट, चलो एक बात समझो फिर एक्सप्लेन करता हूं। 2017-18 की बात है ये। जो डेवलप्ड कंट्री है, इनमें चाइना, इसराइल, फ्रांस और अमेरिका, ये कुछ कंट्री थे सर। ये कंट्री अपना जो भी केमिकल उठाते ना, उस केमिकल को उठा करके ये इंडिया में डाल देते, केमिकल को उठा करके इंडिया में डाल देते। एक साउथ की मूवी भी है कोई, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने देखा था उसको, उसके अंदर यही बताया गया था कि अमेरिका का जितना भी मेडिकल वेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जितना भी मेडिकल वेस्ट है, उसको इंडिया में डंप किया जाता है। उस मूवी के अंदर ऐसा कुछ दिखाया गया था। तो हमारा कंजर्वेशन, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। तो जिन डेवलप कंट्रीज ने क्या किया, जो उनका वेस्ट था ना, उसको अफ्रीका में डालने लग गए। अब अफ्रीका में बेचारे छोटे देश, वो कुछ नहीं कहेंगे किसी को, लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं वो डालने लग गए। तो ये बात यूएनईपी के ब्रेन में तक पहुंची कि भाई ये गलत किया जा रहा है। तो इमीडिएट यूएनईपी ने उसको रोक दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने लिए इन यहां के एनवायरमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं। आपका कोई न्यूक्लियर वेस्ट है, एटॉमिक बॉम्ब वेस्ट है, आप यहां डाल रहे हैं। आपका कोई मेडिकल वेस्ट है, आप यहां डाल रहे हैं। तो यहां के एनवायरमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं आप, यहाँ के एनवायरमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सब जो है, ये किस पोर्शन के अंदर आते हैं, हमारा यूएनईपी के अंदर आता है, यानी केमिकल एंड वेस्ट। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट अंडर रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंट अंडर रिव्यू। ये मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट आई थिंक नोट कराए हैं, राइट। इसके अलावा क्या करती है यूएनईपी। यूएनईपी जितने भी कन्वेंशन होते हैं ना, जैसे रामसर कन्वेंशन मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है ना, जितने भी कन्वेंशन होते हैं वो सब यूएनईपी के अंडर होते हैं। राइट डाउन, मेजर एक्टिविटी, हेडिंग डाले, मेजर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द यूएनईपी। मेजर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द यूएनईपी।
Write down. Developing by the UNEPs. Developing International Environmental Convention. Developing International Environmental Conventions. Next one is promoting environmental science and information. Next one is working with public and private stakeholders on developing and implementing policy. Policies. Write down. Funding and implementing environmental development projects. Example: reforestation, and wetlands restoration restoration. Next point: maintaining a respiratory maintaining a REPOSITORY repository of scientific and environment research. UNEP helps the world meet the 17 sustainable goal. The world meet 17 sustainable goals. अच्छा, अब ये कुछ कन्वेंशंस को पर ये काम करती है, ठीक है। तो एक बार मैं वो कन्वेंशंस आप लोगों को लिखवा देता हूँ, फिर वन बाय वन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप एक हेडिंग डालें, हेडिंग द यूएनईपी होस्ट the secretaries of many
critical multilateral of many critical multilateral environmental agreements, environmental agreements and research bodies and research bodies. These are as follows. These are as follows. तो कौन कौन सी वो रिसर्च बॉडीज है सर? ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर है सेक्रेटेरिएट, है ना, ऐसे ही सेक्रेटेरिएट की तरह ये काम करती है। ठीक है, नंबर वन। अब मैं टोटल आपको 15 लिखवाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो नंबर वन लिखें। नंबर वन, मिनीमाटा कन्वेंशन। अब क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नंबर टू, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, साइट्स, CITES, biological diversity. Next one is sites. Next one is Basel Convention, BASEL, Basel Convention. Next one is Stockholm Convention, Stockholm Convention. Rotterdam, Rotterdam Convention. Next one is Montreal Protocol, Montreal Protocol. Next one is Vienna Convention, Vienna Convention. Next one is Convention on Migratory Species, पक्षी, नदियां और झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। ये बात कही जाती है ना, क्योंकि ना तो कोई किसी रिवर की कोई वो होती कि भाई ये रिवर जैसे ब्रह्मपुत्रा है ना, और ना किसी माइग्रेटरी स्पीसीज की है, जैसे इंडिया के अंदर माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं। तो यहाँ पर किसी माइग्रेटरी स्पीसीज को कोई भी जो है यू कैन से दैट कोई कंट्री उसको नहीं रोक सकती है। अब भले ही यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर चल रहा हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहाँ के जो रिवर हैं या वहाँ का जो ये क्या बोल सकते, यू कैन से दैट द बर्ड्स, कि वो उस कंट्री में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये इसलिए आया था ये। नेक्स्ट वन इज तेहरान कन्वेंशन, तेहरान, तेहरान कन्वेंशन। नेक्स्ट वन इज बमाको कन्वेंशन, BAMAKO, बमाको कन्वेंशन। नेक्स्ट वन इज कार्पेथियन कन्वेंशन, कार्पेथियन कन्वेंशन, IAN, THIAN, Carpathian Convention. Next one is Climate and Clean Air, Climate and Clean Air Coalition,
coalition, COALIGION, coalition. Next one is National Afforestation and Eco Development Board. Afforestation and Eco Development Board. Eco Development Board. Next, National Ganga River Basin. National Ganga River Basin Authority and National Ganga Council. And National Ganga Council. National Ganga River Basin BASIN Authority and National Ganga काउंसिल। डन। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे सर। कौन सा कन्वेंशन कब आया, क्या रीजन था, उन सब के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। फर्स्ट वन इज मिनीमाटा कन्वेंशन। अब चेक करो, मैंने एक बार बताया था मिनीमाटा एक डिजीज है। आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाटा लेक। ये मिनीमाटा एक लेक है। ठीक है। इन या मिनीमाटा वेयर मिनीमाटा इज अ लेक इन जापान, राइट, इन जापान। और वहां मर्क्यूरी की अमाउंट है वो ज्यादा हो गई। अब मर्क्यूरी वहां की जो फिश हैं उनको ह्यूमन इनटेक कर रहे थे, तो दैट्स वाई ह्यूमन की बॉडी में मर्क्यूरी अमाउंट ज्यादा हो गया। परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब ये जब सामने आया तो मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ। मिनीमाटा कन्वेंशन जिसको 2013 में साइन किया गया था और 2017 में जिसको अप्लाई कर दिया गया। तो राइट डाउन नंबर वन पॉइंट, मर्क्यूरी ऑन कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी नंबर वन, मिनीमाटा कन्वेंशन। राइट डाउन कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी protect human and the environment from the adverse effect on mercury it was signed in 2013 and came into effect 2017। नेक्स्ट इज, ठीक है सर, ये मर्क्यूरी की वजह से हुआ था। हाँ। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, या सॉरी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। यू कैन राइट CBD, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। राइट डाउन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या द CBD entered into force on
29th December 1993. 29th December 1993. It has three main objectives. It has three main objectives. Number one, the conservation of biological diversity. The conservation of biological diversity. Number one. Second, the sustainable use of the components of biological diversities. Components of biological diversity. Biological diversity. The fair and next point, the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization sharing of the benefit arising out of the utilizing of genetic resources. देखिए अब समझिए इस बात को, जेनेटिक रिसोर्सेज लास्ट वाला समझिए, आई थिंक पहले दो तो क्लियर हो गए होंगे। पहले फर्स्ट 2 पॉइंट्स में डाउट है तो भी पूछ लीजिएगा, थर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे सर इंडिया के अंदर सपोज इट कोई ऐसा स्केलेटन मिला जो डायनासोर का था, अब उसके जीन को जब स्टडी करने लगे तो ऐसा नहीं है कि उसको इंडिया किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, उसको शेयर करेगा। कोई भी नया जेनेटिक डिस्कवरी होती है, जेनेटिक डिजीज को सर्च कर लिया, सपोज इट ये कोविड चल रहा है, इस कोविड के जीन को ही स्टडी कर लिया, तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं रिगार्डिंग कोविड, हम उन सबको शेयर करेंगे वो पॉइंट। ठीक है, कोई भी जेनेटिक रिसोर्स है उसको शेयर करना है ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व अच्छे से किया जा सके, बायोलॉजिकल कोई भी कंडीशन है उसको डाइवर्स किया जा सके। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स है, नेक्स्ट वन इज साइट्स, द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड endangered species of wildlife flora and fauna इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा जब इंटरनेशनल वो पढ़ रहे होंगे, दीज आर द कन्वेंशंस, जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे होंगे तब भी इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में सिर्फ इसका बेसिक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन। एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट्स के बिटवीन होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आप जो भी वहां का रिजर्व है उसको आप डैमेज नहीं करेंगे क्योंकि वो रिजर्व पूरे वर्ल्ड उसको यूज करता है, राइट डाउन। एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा इराक पर अमेरिका ने हमला किया था कुछ साल पहले, है ना, इराक पर, और ये जो है ना यहाँ अटैक किया था अफगानिस्तान पर कुछ दिन पहले। तो यहाँ अमेरिका ने क्या किया, अटैक करने के बाद इस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया, यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उनको हम
एक बेनिफिशियल तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने शेयर करेंगे, ये इंफॉर्मेशन दी थी। बट वो अलग बात है कि सिर्फ अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए काम करता है ना। राइट डाउन, एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, डन। नेक्स्ट इज ensure the international trade, ensure the international trades international trades that does not threaten, that does not threaten survival of species, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कि आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड कोई भी कर रहे हैं तो उन स्पीसीज पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए जो वहां पर सर्वाइव कर रही है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये साइट्स बताता है, लेकिन साइट्स के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। नाउ नेक्स्ट वन इज बेसेल कन्वेंशन। बसेल कन्वेंशन, BASEL। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वेस्ट का एक एग्जांपल दिया था, याद हो, जो डेवलप कंट्री क्या कर रही थी, अफ्रीका में जाकर के वेस्ट कर रही थी, वो वेस्ट जो वहां डाल रही थी, इसी के लिए बसेल कन्वेंशन आया था। राइट डाउन, कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट of hazardous waste between nations, between nations, movement of hazardous waste and their, क्या लिखा, between nations, नहीं, between nations को हटाओ, and their disposal, hazardous waste and their disposal। ये बेसिकली ये बिटवीन मोमेंट हुआ, बिटवीन टू नेशंस हुआ था, तो उसको मैं आगे लिखवा दूंगा, अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम नोट करेंगे। नहीं, बसेल कन्वेंशन अलग है सर, बिल्कुल नया टॉपिक है, पॉइंट नंबर 3 नहीं है, आई थिंक नंबर 4 है ये, है ना, दिस कन्वेंशन। राइट डाउन, डिसाइंड टू रिड्यूस, डिसाइंड टू रिड्यूस the movements of hazardous, the movements of hazardous, the movement of hazardous waste from developed to less developed countries, to less developed countries, क्या लिखा आप लोगों ने, वेस्ट वेस्ट, वेस्ट के बाद क्या लिखा, कंट्रीज, देन एंड prevent transfer to hazardous waste, and prevent transfer to hazardous waste. It entered into force on 5th May 19, it entered into force on 5th May 1992. Now, Stockholm Convention. Now, Stockholm Convention. The Stockholm Convention on
द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जितने भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, और ये स्पेशल किसके लिए था? मीथेन गैस के लिए था सर। और दूसरा, एक पहले गैस आती थी ना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आज नहीं आती है। एसीज के अंदर आज कौन सी गैस है? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और इस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2028 के अंदर इसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी ले आइए, 2028 के अंदर बंद कर दिया जाएगा इसे। और 2028 से आपके एसी और फ्रिज के अंदर जो गैस होगी वो अमोनिया होगी। और अमोनिया जिस दिन आप लोगों के एसी और फ्रिज के अंदर आने स्टार्ट हो गई, तो आपके एसी और फ्रिज की जो वो जो अमाउंट है, जो उसकी कीमत है, वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी को एसी और फ्रिज लेना है तो 2028 से पहले ले लेना। उसके बाद ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो एसी है वो बंद हो जाएगा। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था उसको बंद कर दिया गया। CH4 20% वेस्ट CH4 करता है, 20% पोल्यूटेंट करता है। पूरे वर्ल्ड में जो भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं उसमें 20% अकेला CH4 करता है, मीथेन करता है। मीथेन इज अ पोल्यूटेंट पार्टिकल्स, और वो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर यही चीजें अप्लाई की गई कि जितना भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है उसको कैसे रोकें हम। दैट्स वाई तो टारगेट दिया गया है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है, बट इसी वजह से इन 2030 का या 2025 का जो टारगेट इन कंट्रीज को मिला है वो इसी वजह से मिला है, स्टॉकहोम कन्वेंशन की वजह से ही मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन स्टॉकहोम कन्वेंशन it came into effect on 17th May 2004. It came into effect on 17th May 2004. 17th May 2004. Next one is Rotterdam Convention. सर जो केमिकल्स हम ऐसे ही फेंक देते थे, उन केमिकल्स को रीयूज करने के लिए ये कन्वेंशन आया था। उन केमिकल्स को रीयूज करने के लिए कन्वेंशन आया था। राइट डाउन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन, responsibility in relation to importation of hazardous chemicals, importation of hazardous chemicals, hazardous chemicals. Next point, facilitating information exchange about their characteristics, of hazardous chemicals, This convention entered into force on 24th Feb 2004.
24th Feb 2004। ठीक है सर, जितना भी केमिकल है। अब सपोज इट मैं एक कंट्री हूं और आप एक अनदर कंट्री हैं, और वी आर नेबरिंग विद ईच अदर। ठीक है, यहां हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अब पाकिस्तान को कोई केमिकल रिलीज करना है, सपोज इट उसका, या हम अपनी बात करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर भोपाल गैस हुआ था, ट्रेजेडी हुआ था भोपाल गैस। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, अब यही गैस अगर किसी बॉर्डर एरिया में लीकेज होती तो, सपोज इट ये जैसलमेर में लीकेज हो गया, बॉर्डर वहां से पाकिस्तान विद इन 10 किलोमीटर है, तो ये गैस तो पाकिस्तान भी जाएगी। तो हमें इस कन्वेंशन के थ्रू पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर एक गैस रिलीज हो चुकी है और आप प्रोटेक्ट करें अपने आप को। ऐसा नहीं है कि एनिमी कंट्री होते हैं, वो गैस रिलीज हो गई तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रोटोकॉल से बाहर चली जाएंगी चीजें। ठीक है, ये कन्वेंशन ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये यूएनईपी इसलिए डिजाइन करता है कि इसको सिर्फ यूएनईपी डायरेक्ट करता है, बाकी किसी कंट्री का राइट नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, अगर किसी कंट्री इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ती है तो उस कंट्री को पनिश किया जाएगा, इकोनॉमिक भी और वैसे भी, उसके साथ रिलेशंस भी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर by phasing out substance, by phasing out substance that are responsible for ozone depletion। एंड ओजोन डिप्लेशन, पूरे वर्ल्ड में जो भी ओजोन डिप्लेशन के लिए रीजंस हैं, O3, वेरी गुड, उसके लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था सर। राइट डाउन मैंडेटरी टाइम टेबल फॉर द मैंडेटरी टाइम टेबल फॉर द phase out of ozone depleting substance, phase out of ozone depleting substance, ozone depleting substances, it was entered into force on 1st of Jan 9, it was entered into force on 1st of Jan 1989। Next one is Vienna Convention 1989। अच्छा, वियना कन्वेंशन के अंडर ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, तो वियना पहले आ रहा है और ये दोनों दोनों ओजोन के लिए थे। नाउ वियना कन्वेंशन, राइट डाउन द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर for the protection of ozone layer entered into force in 1988, entered into force in 1988। it act as a framework
for the international efforts to protect the ozone layer. To protect the ozone layer. It does not include legally binding reduction goal for the use goal goal for the use of ozone depletion या depleting substance ODS, ozone depleting substance, Montreal Protocol is the protocol under this convention, बिल्कुल बोलते हैं. कहां तक लिखा? OSD तक लिखा? ODS तक. Substances. Write down. Montreal Protocol is the protocol under this convention. Now, Convention on Migratory Species. Convention of Migratory Species. इसके लिए कन्वेंशन आया बोन कन्वेंशन, BONN, बोन कन्वेंशन. राइट डाउन. Convention on Migratory Species, also known as Bonn Convention, aims to conserve terrestrial, aquatic and avian, terrestrial, aquatic and avian migratory species throughout their range, signed in 1979. In Bonn, 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 Germany. The convention entered into force in 1983. Then next one is Tehran Convention. Next one is Tehran Convention. Then sir, write down Tehran Convention. First regional legally binding instrument signed by
all five Caspian, all five Caspian littoral, sorry, rural, sorry, ORAL, लिटोरल स्टेट्स, जो भी कैस्पियन के सराउंडिंग के स्टेट्स हैं सर, पहली बार उनके लिए हुआ कन्वेंशन। कैस्पियन, कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को कंजर्व करने के लिए। राइट डाउन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म of environmental protection, of environmental protections and sustainable development, and sustainable development in the Caspian Sea region। ठीक है सर, एनवायरमेंटल, अभी आपको बताया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का प्रोग्राम कैस्पियन सी रीजन में ये किया गया। इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कैस्पियन सी रीजन। इट enter into force on 4th of November 2003, 4th of November 2003, of November 2003। Then next one is Bamako Convention। ये कोई अफ्रीकन सिटी है सर, एग्जैक्ट मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, बट ये कोई अफ्रीकन सिटी है। तो अफ्रीकन नेशन के लिए इसके अंदर हुआ था। राइट डाउन, द बमाको कन्वेंशन इज अ ट्रीटी ऑफ अफ्रीकन नेशन। देखो ये कुछ ऐसी थी, आप याद करो, हजार्डियस वेस्ट का कहां लिखवाया था मैंने, कौन सा कन्वेंशन था हजार्डियस वेस्ट को रोकने के लिए? चेक इट, रोटरडैम, ये कन्वेंशन था हमारा। ये ट्रीटी कुछ ऐसे ही थी, ये अफ्रीकन नेशंस के बीच हुई है कि भाई अगर आपकी कंट्री में कोई अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, और अगर इन्फॉर्म करेंगे फिर हम कोई एक्शन लेंगे उस कंट्री पर जो हमारे यहाँ पर वेस्ट को डंप कर रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही था बमाको कन्वेंशन। राइट डाउन, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटिंग the import into Africa of any hazardous waste, Africa of any hazardous waste। The convention came into force, hazardous waste, the convention came into force on into force in 1998, force in 1998। Carpathian Convention, next convention is Carpathian Convention। Carpathian Convention, write down, sub-regional treaty, sub-regional treaty to foster the
FOSTER, to foster the sustainable development मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, जैसे कुछ कंट्रीज ने मिल करके खुद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो चलाया अपना। जैसे पूरे वर्ल्ड में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल चल रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये हुआ है। लेकिन कुछ कंट्रीज ने मिलकर के सब रीजनल एरियाज की वो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अपना एरिया उन्होंने बनाया कि सिर्फ इस एरिया के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इस दैट्स वाई ये आपका करपैथियन कन्वेंशन आया है। ठीक है, राइट डाउन, क्या लिखा आप लोगों ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द Carpathian region and the protection of the Carpathian region. Carpathian region. It has been signed in. It has been signed in May 2003. by 7 Carpathian state. Carpathian state कौन कौन से स्टेट है वो? राइट डाउन, रिपब्लिक हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन, यूक्रेन। ठीक है सर, कितना हो गया? 5 हो गया। रोमानिया लिख लिया, मोल्डोवा, MOLDOVA, कितना हो गया? स्लोवाकिया, SLOVAKIA, कितना हो गया? 7 हो गया। सर ये सब कन्वेंशन मैंने आपको नोट डाउन कराए। ठीक है, अब कोप है, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा अभी। ठीक है, लेकिन अभी क्लास आज हम ऑफ करेंगे 10 मिनट पहले। एक्चुअली मंडे है तो थोड़ा सा मेरे को अर्जेंट है, और पिछले मंडे भी मैं थोड़ा सा पहले क्लास मैंने ऑफ की थी आप लोगों की, है ना। बाकी डेज में हम एग्जैक्ट क्लास टाइम टू टाइम लेते हैं आप लोग के। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। हाँ चलिए एक बार फिर से इंतजार किया। अच्छा चलो, एंजॉय मीन्स यही है कि जो आप लोगों को एग्जैक्ट अपडेशन करवाता हूं हमेशा, तो इसको रीड आउट जरूर करना सर। ये कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में IUCN से स्टार्ट करेंगे, WWF से स्टार्ट करेंगे, साइट से स्टार्ट करेंगे, ट्रैफिक से स्टार्ट करेंगे, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, जितने भी हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।